कैसे हैं आप सभी लोग और जेपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी की इस श्रृंखला में आज एआई एग्जाम चौपाल आप सभी के लिए झारखंड के व्यक्तित्वों की श्रृंखला से संबंधित पहला सेशन लेकर आया है, जिसमें आज हम लोग तिलका मांझी, बुधू भगत, दीवा किसुन, तेलंगा खड़िया और गया मुंडा के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को कवर करेंगे, जो आगामी जेपीएससी एग्जाम और झारखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। स्वागत है। और आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि हम सब एक सवाल पर सोचें। जब हम झारखंड के इन जनजातीय आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या हम इन्हें सिर्फ कुछ स्थानीय विद्रोह, मतलब कुछ छोटी-मोटी लड़ाइयों के तौर पर देखते हैं? या फिर क्या ये असल में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक बहुत शुरुआती, एक अर्ली रेजिस्टेंस आइडियोलॉजी के प्रतीक थे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि हम अक्सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी 1857 से शुरू करते हैं, पर आप कह रही हैं कि असली कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, झारखंड के जंगलों में। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि तिलका मांझी का 1784 का विद्रोह या बाद में जो कोल विद्रोह हुआ, ये सब 1857 के महासंग्राम की वैचारिक जमीन तैयार कर रहे थे? एकदम, यही आज हमारी चर्चा का सार है। आज हम सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे, बल्कि इन आंदोलनों के क्यों और कैसे को पकड़ेंगे। मेंस में यही समझ आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। हम इन विद्रोहों को दो नजरियों से देखेंगे। दो नजरिए? हाँ, एक सीधा टकराव यानी प्रतिरोध, और दूसरा समाज को अंदर से मजबूत करना यानी सुधार। ये समझना जेपीएससी मेंस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। आज हम 18वीं और 19वीं सदी के झारखंड के 5 बड़े नायकों की बात करेंगे। तिलका मांझी, बुधू भगत, दीवा किसुन, तेलंगा खड़िया और गया मुंडा। जी, और इस काल को समझना जरूरी है। इतिहासकार इसे जनजातीय मुखरता का चरण या ट्राइबल असर्शन फेज कहते हैं। ट्राइबल असर्शन फेज? मतलब ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था? नहीं, ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, बल्कि अपनी पहचान, अपनी आजादी और अपने जंगल जमीन पर हक की एक जोरदार आवाज थी। आज हम हर व्यक्तित्व का विश्लेषण करेंगे, उनके आंदोलन के कारण क्या थे, उनका स्वरूप कैसा था और परिणाम क्या निकले। और ये जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और सिर्फ जेपीएससी ही क्यों, यूपीएससी जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी ये टॉपिक बहुत प्रासंगिक है। तो फिर उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी? इन विद्रोहों की नौबत आई ही क्यों? अंग्रेजों के आने से पहले क्या सब ठीक था? ठीक शब्द शायद सही न हो, लेकिन उनकी दुनिया बहुत अलग थी। अंग्रेजों से पहले इन समाजों की अपनी स्वशासन व्यवस्था थी, जैसे परहा पंचायत। और सबसे बड़ी बात, जमीन किसी एक आदमी की नहीं, पूरे समुदाय की होती थी। इसे कम्युनल लैंड ओनरशिप कहते हैं। मतलब सबकी जमीन? फिर अंग्रेज आए और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। मैंने सुना है कि 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इस कहानी में एक बड़ा विलन था। उसने ऐसा क्या कर दिया? उसने पूरी दुनिया ही पलट दी। जिस जमीन के वो सदियों से मालिक थे, उसी पर वे किराएदार बना दिए गए। इस कानून ने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया। और यहीं से दिकुओं की एंट्री हुई? बिल्कुल सही। दिकू यानी बाहरी लोग, साहूकार, व्यापारी, ठेकेदार। उन्होंने कर्ज, ऊंचे लगान और बेगारी, मतलब बिना पैसे के काम कराने का एक ऐसा जाल बिछाया जिससे निकलना नामुमकिन था। समझ गया। मतलब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा छीनने जैसा नहीं था, ये उनकी पूरी पहचान, उनकी पूरी दुनिया छीनने जैसा था। जमीन गई, आजादी गई और इज्जत भी। एकदम। ये आर्थिक शोषण तो था ही, साथ में ये एक सांस्कृतिक हमला भी था। उनके अस्तित्व पर संकट आ गया था, और जब अस्तित्व पर संकट आता है तो प्रतिरोध जन्म लेता है। और यहीं से इन आंदोलनों की प्रकृति को समझना दिलचस्प हो जाता है। आपने शुरू में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, प्रतिरोध और सुधार। मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि चलो सीधे लड़ते हैं, और कुछ कह रहे थे कि पहले अपने समाज को ठीक करते हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। कुछ आंदोलन सीधे प्रतिरोध थे, जैसे तिलका मांझी का सशस्त्र विद्रोह। लक्ष्य साफ था, अंग्रेजों, जमींदारों और दिकुओं को बाहर निकालना। और सुधार वाले आंदोलन? वहीं कुछ आंदोलनों का मानना था कि बाहरी दुश्मन से लड़ने से पहले हमें अपनी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना होगा,
जैसे तेलंगा खड़िया की जोड़ी पंचायत या बाद में बिरसा मुंडा का बिरसायत पंथ। ये सुधार और प्रतिरोध का एक मिला जुला रूप था। और इस लड़ाई में उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? धनुष बाण? वो तो थे ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार था उनका घर, यानी जंगल। अंग्रेजों की भारी भरकम सेना के लिए वो जंगल एक भूल भुलैया था, लेकिन इन क्रांतिकारियों के लिए वो अपनी माँ की गोद जैसा था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के लिए जंगल का बेहतरीन इस्तेमाल किया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हीरो से, जिनसे ये सब शुरू हुआ, तिलका मांझी। हाँ, जबरा पहाड़िया, जिन्हें दुनिया तिलका मांझी के नाम से जानती है। 1750 में जन्म हुआ था। उन्होंने भागलपुर के पास वंछारी जोर को अपना गढ़ बनाया और वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। वो जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में वो टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने वही रणनीति अपनाई जो उनका इलाका उन्हें सिखाता था, छिपकर वार करना। और उनका सबसे बड़ा कारनामा था 13 जनवरी 1784 की वो घटना। उन्होंने भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को एक ताड़ के पेड़ से जहरीले तीर से मार गिराया। बिल्कुल, ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक कलेक्टर उस समय पूरे साम्राज्य का प्रतीक होता था। उसे मारना मतलब सीधे ब्रिटिश राज को चुनौती देना था। एक ऐलान था कि हम तुम्हारी सत्ता को नहीं मानते। इसीलिए उन्हें प्रथम जनजातीय शहीद भी कहा जाता है ना? जी। सोचिए, 1857 से लगभग 70 साल पहले एक आदमी ने इतने बड़े साम्राज्य को सीधी टक्कर दी थी। जाहिर है अंग्रेज बौखला गए। 1785 में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। वो पेड़ आज भी उनकी शहादत का गवाह है। और उनकी शहादत भविष्य के विद्रोहों के लिए एक स्थायी प्रेरणा बन गई। तो तिलका मांझी ने एक चिंगारी जलाई थी, लेकिन बुधू भगत के कोल विद्रोह ने इसे एक बड़ी आग में बदल दिया। ये कौन थे और इनका विद्रोह इतना बड़ा कैसे बन गया? बुधू भगत उराम जनजाति से थे, रांची के सिलागाई गांव में जन्मे। उन्होंने 1831-32 के कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। ये सिर्फ एक जनजाति का विद्रोह नहीं था, ये छोटा नागपुर का एक मास अपराइजिंग, एक जन विद्रोह था। मास अपराइजिंग मतलब इसमें और भी जनजातियां शामिल थी? हाँ, इसमें मुंडा हो और दूसरी कई जनजातियां भी शामिल थीं। मुद्दा वही था, दिकुओं का शोषण और ब्रिटिश नीतियां। पर यह विद्रोह बहुत ज्यादा संगठित था। बुधू भगत ने पारंपरिक हथियारों, धनुष बाण के साथ लड़ाकों को इकट्ठा किया। और इसका असर क्या हुआ? इस विद्रोह का पैमाना इतना बड़ा था कि इसने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। वो इतने घबरा गए कि बुधू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपए का इनाम रखा गया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम होती थी। और उनका अंत? 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे की सेना से लड़ते हुए वो अपने बेटों और सैकड़ों साथियों के साथ शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत ने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया था कि ये अब कोई छोटी मोटी स्थानीय झड़पें नहीं है, ये एक संगठित प्रतिरोध है। बड़े विद्रोह तो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, पर क्या छोटी छोटी लड़ाइयां मायने नहीं रखती? इसी संदर्भ में दीवा किसुन का नाम आता है। उनके बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता, और यही बात उन्हें महत्वपूर्ण बनाती है। दिवा सोरेन और उनके मामा किसुन सोरेन, इन्होंने 1872 में सिंहभूम के पोड़ाहाट इलाके में विद्रोह किया था। इनका विद्रोह बहुत स्थानीय था, मतलब वहां के दिकुओं और अधिकारियों के खास जुल्मों के खिलाफ। इन्हें हम मूक जनजातीय प्रतिरोधी या साइलेंट ट्राइबल रेजिस्टर कह सकते हैं। साइलेंट ट्राइबल रेजिस्टर मतलब ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर बड़े आंदोलनों की इमारत खड़ी हुई। बिल्कुल, इतिहास सिर्फ बड़े नामों से नहीं बनता। इन जैसे अनगिनत स्थानीय नायकों के बलिदान ने ही प्रतिरोध की आग को जलाए रखा। तो एक तरफ सीधी टक्कर चल रही थी, लेकिन तेलंगा खड़िया ने एक अलग ही रास्ता अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी दुश्मन से लड़ने से पहले घर को ठीक करना जरूरी है। हाँ, तेलंगा खड़िया एक दूरदर्शी नेता थे। इसीलिए उन्होंने जोड़ी पंचायत नाम का एक सिस्टम बनाया। जोड़ी पंचायत, ये क्या था? ये एक तरह की अपनी सरकार, अपना कोर्ट था, जहां वे लोगों को संगठित करते थे, उनके झगड़े सुलझाते थे और उन्हें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूक करते थे। तो ये एक सुधार आंदोलन था जो बाद में प्रतिरोध आंदोलन बन गया। एकदम, जब समाज संगठित और जागरूक हो गया तो उसने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। जमींदारों और अंग्रेजों का शोषण उन्हें अब बर्दाश्त नहीं था, तो एक सामाजिक सुधार आंदोलन ने राजनीतिक प्रतिरोध का रूप ले लिया। अगर इसकी तुलना बिरसा आंदोलन से करें तो ये सवाल मेंस में आ सकता है। अच्छा सवाल है। दोनों में आंतरिक सुधार पर जोर था, लेकिन बिरसा का आंदोलन ज्यादा धार्मिक और राजनीतिक था। उनका लक्ष्य उलगुलान यानी महाविद्रोह से अबुआ राज स्थापित करना था,
जबकि तेलंगा का आंदोलन सामाजिक संगठन और पंचायत व्यवस्था पर ज्यादा केंद्रित था। और उनकी शहादत? 23 अप्रैल 1880 को जब वो अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे तो एक ब्रिटिश एजेंट ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तेलंगा समाज को जोड़ रहे थे, पर उसी वक्त एक और महाविद्रोह उलगुलान की तैयारी चल रही थी, जिसे सैन्य ताकत की जरूरत थी। यहीं पर गया मुंडा जैसे सेनापति सामने आते हैं। सही पकड़ा आपने। गया मुंडा बिरसा मुंडा के उलगुलान के सबसे प्रमुख सेना नायकों में से एक थे। वो बिरसा की सेना के जनरल थे, कह सकते हैं। उनका मुख्य संघर्ष मुंडाओं की पारंपरिक खुंट कट्टी भूमि व्यवस्था को बचाने के लिए था। ये वही सामुदायिक जमीन वाली परंपरा। हाँ, जिसे अंग्रेज और जमींदार खत्म कर रहे थे। तो गया मुंडा ने बिरसा के धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन को एक फौजी ताकत दी। उनकी सैन्य कार्रवाइयों ने लोगों में सिर्फ धार्मिक जोश ही नहीं बल्कि राजनीतिक चेतना भी जगाई। मतलब ये साबित हुआ कि आंदोलन सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं थे। बिल्कुल। गया मुंडा जैसे सेनापतियों ने साबित किया कि इनमें संगठित सैन्य कार्रवाई करने की भी क्षमता थी। उन्हें 6 जनवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया और 22 अक्टूबर 1901 को फांसी दे दी गई। तो हमने 5 अलग-अलग नायकों की कहानी सुनी। अगर हम पीछे हटके एक बड़ी तस्वीर देखें तो हमें क्या पैटर्न दिखता है, एक तुलना करें तो? मेंस के उत्तर के लिए बहुत जरूरी है। संक्षेप में देखें तो तिलका मांझी पहले गुरिल्ला विद्रोही, बुधू भगत एक बड़े जन विद्रोह के आयोजक, दिवा किसुन स्थानीय जुल्म के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक, तेलंगा खड़िया सुधार के रास्ते प्रतिरोध करने वाले विजनरी, और गया मुंडा एक बड़े आंदोलन के सैन्य रणनीतिकार। इस तरह का विश्लेषण आपके उत्तर को एक गहराई देता है जो सिर्फ तथ्य लिखने से नहीं आती। और इन सब विद्रोहों पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया रही? जाहिर है वे चुप तो नहीं बैठे होंगे। उनकी नीति दोहरी थी। पहला कदम था क्रूर दमन, बेरहमी से विद्रोहों को कुचल दिया गया। संथाल हुल में तो अंदाजा है कि 25,000 से ज्यादा आदिवासी मारे गए थे। मार्शल लॉ लगा दिया जाता था। लेकिन सिर्फ डंडे से तो काम नहीं चलता। अंग्रेज ये समझ गए थे। उन्होंने महसूस किया कि विद्रोह की जड़ पर भी काम करना होगा। इसलिए दमन के साथ साथ कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संथाल हुल के बाद 1855 में संथाल परगना नाम से एक अलग जिला बनाना। और बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 जैसे कानून भी आए। इन कानूनों ने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने से तो रोका, पर साथ ही उन्हें एक कानूनी दायरे में बांधकर उनकी पारंपरिक स्वायत्तता को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो एक तरह से ये सुरक्षा के बदले अधीनता का सौदा था। लेकिन फिर भी ये कानून इन बलिदानों का ही नतीजा थे। मतलब ये सारे विद्रोह सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं थी, ये मिलकर एक पहचान, एक चेतना बना रहे थे। बिल्कुल। इन संघर्षों ने अलग अलग जनजातीय समूहों को एक साझा दुश्मन दीगू और अंग्रेज के खिलाफ एकजुट कर दिया। यहीं से एक साझा झारखंडी पहचान मजबूत होनी शुरू हुई। अबुआ दुशुम अबुआ राज। हाँ, हमारा देश हमारा शासन, ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये एक राजनीतिक सपना बन गया। सच तो यह है कि 20वीं सदी में अलग झारखंड राज्य के आंदोलन की जड़ें इन्हीं संघर्षों में है। चलिए अब प्रीलिम्स के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट देख लेते हैं। जरूर। ये हैं हाई यील्ड फैक्ट्स। पहला, तिलका मांझी ने 1784 में कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या की। दूसरा, बुधू भगत 1831-32 के कोल विद्रोह के मुख्य नेता थे। तीसरा, तेलंगा खड़िया ने सामाजिक सुधार के लिए जोड़ी पंचायत की स्थापना की। चौथा, संथाल हुल के बाद संथाल परगना जिले का गठन हुआ। और गया मुंडा। हाँ, गया मुंडा बिरसा मुंडा के उलगुलान के सेना नायक थे। और दिवा किसुन का विद्रोह 1872 में सिंहभूम के पुड़ाहाट क्षेत्र में हुआ। ये वो फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं और मेंस में इन्हीं का विश्लेषण करना होता है। हाँ, प्रीलिम्स में पूछा जाता है क्या और मेंस में क्यों और कैसे। अगर इस पूरी कहानी को एक फिल्म की तरह याद करना हो तो कैसे करेंगे? सोचिए, फिल्म शुरू होती है 1784 में तिलका मांझी के तीर से। फिर कहानी 1822 में बुधू भगत के जन विद्रोह तक पहुंचती है। 1855 में संथाल हुल के साथ इंटरवल होता है। इसके बाद 1872 में दिवा किसून जैसे गुमनाम हीरो संघर्ष को जिंदा रखते हैं। और क्लाइमैक्स 1900 के आसपास गया मुंडा की सैन्य रणनीति और बिरसा के उलगुलान के साथ आता है। तो आखिर में इन आंदोलनों को हम कैसे देखें? क्या ये असफल विद्रोह थे? बिल्कुल नहीं। तात्कालिक रूप से शायद वे सफल नहीं हुए, लेकिन वे हारे नहीं। वे औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ प्रतिरोध की एक ऐसी जिंदा परंपरा बन गए जिसने आगे के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। और उनकी प्रासंगिकता आज भी है। आज भी
जल, जंगल, जमीन पर हक की लड़ाई जारी है। इन ऐतिहासिक संघर्षों को समझना हमें आज के जनजातीय मुद्दों को ज्यादा गहराई और संवेदनशीलता से देखने में मदद करता है। इन नायकों का साहस और बलिदान आज भी हम सब के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल। यदि ये सेशन आपको उपयोगी लगा हो तो एआई एग्जाम चौपाल को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और झारखंड एवं जेपीएससी से जुड़े ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल सेशंस के लिए एआई एग्जाम चौपाल को सब्सक्राइब करें।